Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin with today's daily news capsule. Today's important news includes: first, goods trade deficit hits a 10-month high. Second, a GM crop decision that cuts the mustard. Third, Defense Acquisition Council, that is DAC, gives nod to buy 12 Sukhoi 30 jets, other military equipments. Fourth, Jal Jeevan Mission remains a pipe dream. And fifth news for today is Finance Ministry notifies 31 benches for GST Appellate Tribunal, that is GST 80. So फिर से आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि we are going to have a batch for Assam Direct Recruitment Exam from 20th of September. 20 सितंबर से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी. So the course price is this. इट्स वेरी अफोर्डेबल. इतने का तो आप शायद कहीं पे बाहर जाके होटल अच्छे रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खा लेते होंगे. सो दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिवली 180 प्लस आवर्स का जो है पढ़ाई करवाएंगे विथ मोर देन 1500 MCQs वी विल सॉल्व विथ यू. So this is the phone number, you can contact here or you can join the telegram link and you can contact us there. So let us begin with first news for today. आज का important news ये है कि goods trade deficit hits a 10-month high. Trade deficit. What is deficit means? What is deficit? Deficit मतलब किसी भी चीज़ की कमी होना, कमी. अब ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड अगर कोई भी दो कंट्री के बीच में होता है, whenever there is a ट्रेड हैपनिंग, उसमें क्या होगा? पैसे का लेन देन होगा. गुड्स अगर हम बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा. तो दो सिचुएशन हो सकते हैं. एक होता है ट्रेड सरप्लस और एक हो सकता है ट्रेड डेफिसिट. अब सरप्लस क्या हो सकता है कि सरप्लस में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप सरप्लस में प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं. अभी जैसे इंडिया में अगर राइस का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो हम ईरान जैसी कंट्रीज़ में भेज रहे हैं हम लोग राइस. हम सर्विसेज को भी सरप्लस में हम सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं दूसरी कंट्रीज़ को. तो हमारे पास सरप्लस है तो हम एक्सेस हम उनको दे रहे हैं. ये क्या होगा कि आप एक्सपोर्ट जब ज़्यादा करेंगे, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, दैट विल हैपन. अगर ट्रेड सरप्लस होना हो तो आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा कराना होगा. बट ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब आप ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं. हम इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? ऑयल हो गया, कोल हो गया, फिर मशीनरी हो गया, एक्सेट्रा. हम जो है राइफल्स, गन्स वगैरह वगैरह, वो हम जैसे सुखोई का हमने न्यूज़ देखा, वो सब हम क्या कर रहे हैं? वो हम इंपोर्ट करा रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो ये क्या होगा? हम जो है, इंडिया इज़ अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री. तो वो जो ट्रेड डेफिसिट जो है उसका जो है वो ऑल टाइम हाई हो गया. तो 10 मंथ्स में ये बहुत हाई हो गया. तो दिस इज़ द न्यूज़. बट हमें ये ट्रेड डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? किसी भी कोई भी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह लेन देन जो होता है वो चलते रहता है. सो कोई जो वर्ल्ड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है. ठीक है, ज़ीरो होता है, क्योंकि भले ही कोई भी कंट्री जो है ट्रेड सरप्लस में हो, ट्रेड डेफिसिट में हो, लेकिन वर्ल्ड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है. ओके, ये तो हो गई ये वाली बात. तो हम अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें तो इसमें दो अकाउंट होते हैं. एक करेंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है. करेंट अकाउंट मतलब जो रोज़मर्रा के यूज़ के लिए हो. जैसे हम अगर बोले कि मेरा एक अकाउंट है जहाँ पे मैं सेविंग्स करता हूँ और एक अकाउंट है जहाँ से मैं खर्चा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल. तो अगर हमें आटा खरीदना हो, दाल खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सेविंग्स वाला अकाउंट तो यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पे हम अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, फ्यूचर में कोई घर गाड़ी खरीदने के लिए अगर हम यूज़ करें तो उससे तो हम दाल चावल नहीं खरीदेंगे. तो वी हैव अ करंट अकाउंट जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं. अगर हम कहीं बाहर से अगर तेल मंगवा रहे हैं तो उसका पैसा भी इसी अकाउंट से कटेगा. और अगर हम किसी से अगर हम खुद यहाँ से प्याज बेच रहे हैं तो उसका पैसा भी इसी में काउंट होगा. हम अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, कॉल सेंटर हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, बैंक सर्विसेज हो गया, जो भी हो दैट, अगर हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे किसी को भी तो वो भी इसी में काउंट होगा. और जो प्राइवेट रेमिटेंसेज होता है,
प्राइवेट रेमिटेंसेस जो होता है, रेमिटेंसेस मतलब बाहर से जो भेजते हैं लोग पैसे, वो भी इसी में काउंट होता है। ओके, करंट अकाउंट में काउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में हम अगर कोई बोरोइंग लेंडिंग करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, अगर वो सब आएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में, ये जो कैपिटल अकाउंट है उससे हम अपना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाना होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करते हैं मनी तो ये वाले अकाउंट से हम करते हैं, दैट इज आर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें करना है तो वी डू इट फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट। और अगर हम लोगों को जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी अगर कोई फर्म जो है बाहर की कंट्री से पैसा उठाती है, बाहर के कोई बैंक से अगर पैसा उठाती है, तो क्या है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग तो हर रोज तो कोई नहीं करेगा ना। कोई कंपनी है अगर वो लेट्स सपोज $500 मिलियन का अगर कोई कंपनी उठाती है, अगर रिलायंस जैसी कोई कंपनी कोई बाहर के बैंक से $500 मिलियन का जो है वो उठाती है, तो वो हर रोज नहीं करेगी ना। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप पैसे नहीं उठा रहे हो और वापस करोगे, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में ही काउंट किया जाता है। सो आई थिंक दैट दिस टॉपिक इज क्लियर। ये जो है वाला टॉपिक आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है और डेफिसिट्स, ट्रेड डेफिसिट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ऑफ कोर्स दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द टॉपिक। आपको बेसिक जो है उसको एक बार आपको ब्रश अप कर लेना होगा। सो दिस वाज द और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखे गए हैं। एवरी ईयर वी कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कौन सा, एंड दिस टेंड्स टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। ये जो टॉपिक्स है काफ़ी कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट आर बेसिक्स आर क्लियर। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अ genetically modified crop decision that cuts the mustard. So genetically modified, अगर हम ये वर्ड को ब्रेक डाउन करें, अगर वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो जेनेटिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्ड को अगर ब्रेक डाउन करें तो ये देखिए एक वर्ड आ जाता है इसमें जेनेटिक्स और एक होता है मॉडिफाइड। जेनेटिक्स क्या होता है? हमारे जो जीन में, जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? इन आर डीएनए। डीएनए में अगर हम कुछ अपने जो जीन्स है, जो अगर हम अपने जीन्स जो डीएनए में प्रेजेंट है, जीन्स समथिंग लाइक दिस, अगर हम अपने डीएनए में अगर हम चेंज करें, यहाँ पे से कुछ ये दीज आर आर जीन्स, ठीक है। जीन्स में अगर हम कुछ चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, दिस इज अ प्लांट, डोंट माइंड माई ड्राइंग, ओके, दिस इज अ प्लांट। अगर ये प्लांट है और ये जो है ये हमें इसमें क्या हो जाता है, ये एक लेट्स सपोज कॉटन का प्लांट है, ये एक कॉटन का प्लांट है। तो अगर कॉटन के प्लांट में यहाँ पे कोई एक कीड़ा बैठ जाता है, ओके, यहाँ पे एक कीड़ा बैठ जाता है और पूरा जो है कॉटन का प्लांट को वो नष्ट कर देता है, ठीक है। दिस आर व्हाट इज पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक है ये। पेस्ट अगर अटैक करेगा तो ये जो क्या है, इसका जो कॉटन को ये पूरा खा जाएगा। बट अगर हम इसके जीन्स में चेंज कर दें, जीन्स में अगर हम चेंज कर दें, कॉटन का अगर हम ये जीन पकड़ ले और कॉटन के जीन में यहाँ पर हम एक जगह कहीं पे एक जगह चेंज कर दें और ये करें कि अगर ये जो पेस्ट है अगर अटैक करेगा और अगर इसने खाने की कोशिश करेगा तो ये खाते ही संग मर जाएगा। तो जब ये जो पेस्ट वापस आके इसी में अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके वापस हम कॉटन उगाते और अगर ये पेस्ट फिर से चाहेगा कि वो आके इसको खाए, बट दिस टाइम व्हाट विल हैपन इज the moment he will eat that part of the cotton he will die। तो इससे क्या होगा कि अपना हमारा जो है कॉटन का जो पौधा है वो भी नष्ट नहीं होगा, फार्मर का मेहनत भी नष्ट नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट चेंजिंग इन जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट। चेंजिंग द जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अंडरस्टूड? तो जेनेटिक्स में अगर हम चेंज कर देते हैं दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सो आई विल रब दिस। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है दिस इज मेकिंग वेरियस न्यूज, वेरियस हेडलाइंस इन वेरियस कंट्रीज। इंडिया में क्या अलाउड है? इंडिया में क्या अलाउड है? इंडिया में सिर्फ आप जेनेटिकली जो बीटी कॉटन है उसी को आप कमर्शियली जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। जेनेटिक और भी बहुत सारे ऐसे जो फूड है जैसे कि जीएम आपका मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड, बीटी
ब्रिंजल, GM सोय, ये सारे जो चीज़ है ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें कुछ ना कुछ उनके जीन्स में चेंज कर दिया है सो दैट दे कुड बी रेजिस्टेंट टू सर्टेन थिंग्स लाइक पेस्ट और क्लाइमेट। तो वो ऐसे जो ये सारे जो क्रॉप्स है इन सबको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है। सो अगर हम देखें तो दिस इज़ वेरी गुड राइट, कि अगर हम देखें अगर कहीं पे सूखा पड़ गया, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सूखा ओनली, अगर हम एक प्लांट है ये इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे सूखा पड़ने का बहुत चांस रहता है, दिस इज अ प्लांट, लेट सपोज करते हैं कि ये कोई धान का ही प्लांट है, दिस इज द प्लांट ऑफ द पैडी, हमने पैडी में अगर कुछ चेंज कर दिया और यहाँ पे सूखा पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल बारिश नहीं हुई, चलो बारिश ही नहीं हुई, बट हमने इसका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पे उसके जेनेटिक्स में चेंज कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर बारिश कम भी हुई फिर भी दिस प्लांट कैन सर्वाइव एंड गिव यू दैट यील्ड जो बारिश होने पे होती। सो दिस इज व्हाट दैट विल एनहांस व्हाट आवर प्रोडक्टिविटी, दिस विल एनहांस व्हाट आवर प्रोडक्टिविटी, हमारा यील्ड जो है उतना ही रहेगा, यील्ड उतना ही रहेगा तो हम अपना फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे, फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे। अगर एक्सेस में हुआ, सरप्लस में हुआ, सो व्हाट वी कैन डू आर एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट से हमने पिछला न्यूज में क्या पढ़ा था कि एक्सपोर्ट अगर हम ज्यादा करेंगे, अगर हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो गए, सो व्हाट विल इट विल लीड टू व्हाट ट्रेड सरप्लस। देख रहे हैं आप सब, एक एक टॉपिक से कनेक्ट आप करके पढ़ सकते हैं एंड थ्रू दिस वे ओनली। आप अगर पढ़ाई को इस तरीके से करेंगे, अगर आप अपने हॉराइजन्स को ओपन करेंगे कि अच्छा ये टॉपिक से मैं ये टॉपिक को कनेक्ट कर सकता हूँ और ये टॉपिक से मैं ये टॉपिक को कनेक्ट कर सकती हूँ, तो इट विल बी ईजी फॉर यू, आपको समझने में आसानी होगा। और एक एक बात जो आप सोचेंगे, आप आंसर जब आप लिखेंगे कोई भी टॉपिक पे अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से सोचना है, आपको इसी लेवल पे सोचना है। आपको बस ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर पार्ट अगर हम इसको समझे तो दिस इज नॉट जस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, यू कैन राइट इट इन सोशल मैनर, सोशल कॉजेज भी आप इसके लिख सकते हो, आप इसके क्लाइमेटिक कॉजेज भी लिख सकते हो, आप इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लिख सकते हो। सो दिस इज द वे टू थिंक। सो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो ये अगर हम ट्रेड सरप्लस कर देते, सो आई रब दिस पार्ट, बट यहाँ पे अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उसकी बातें करें तो एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, वी ऑल नो दैट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो अगर हम फिर से अगर हम इसको एक समझे तो मैं यहाँ उसके पॉजिटिव्स मैंने आपको बताया, पॉजिटिव्स में क्या है, सरप्लस होगा हमारे पास, हम जो रेजिस्टेंट मतलब जो कुछ रेजिस्टेंट जो है रेजिस्टेंट हो जाएंगे पेस्ट से, हमारे पास हम क्या कर पाएंगे, फूड सिक्योरिटी कर पाएंगे, है ना, फूड सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो वी कुड बी अ लीडर, वी कुड बिकम अ लीडर इन दिस होराइजन, इंडिया कुड बिकम अ लीडर कंट्री, और वो अपना टेक्नोलॉजी बाहर भी आउटसोर्स कर सकते हैं, पेटेंट कर सकते हैं, पेटेंटिंग वगैरह। सो दिस विल अर्न अस अ क्रेडिट, हम क्रेडिबल हो जाएंगे। बट अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप उसकी जो रूट है उसको अगर आप चेंज करें, अगर आप जेनेटिक्स में कुछ मॉडिफिकेशन करें, सो दिस कम्स विद द कॉस्ट। कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, इफ़ आई राइट इट हियर, अगर हम इसके नेगेटिव्स में बात करें, अगर हम किसी उसकी नेगेटिव्स में बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि हमें उसको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को अगर हम समझ गए तो उसके एथिकल यूज़ को हमें जानना होगा, है ना। अगर आज आप उसके जीन्स में, प्लांट के जीन्स में अगर आप चेंज कर दे रहे हैं, क्यों ना कल को कोई और साइंटिस्ट अगर आके उन्होंने ह्यूमन बेबीज़ में चेंज करने का शुरू कर दिया, ह्यूमन बेबीज़ में जेनेटिकली आप मॉडिफाई करके ह्यूमन बेबीज़ को आप चेंज कर रहे हो, आप एक आर्टिफिशियल बेबी बनाने की सोच रहे हैं। सो दिस कुड लीड टू अ पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दिस कुड बी पोटेंशियली हार्मफुल for our existence also. This is not ethical. If anybody who gets the hang of this technology, तो वो उसको unethical use में भी तो use कर सकता है। So how can we trust कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ अच्छे के लिए यूज होगा? What if it gets used for bad? So this is the dilemma that we have here. और हम थर्ड अगर देखें तो वो हम नेचर को भी तो इम्पैक्ट करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई वो प्लांट है
उसकी बायोडाइवर्सिटी में वो उग रहा है, दिस इज अ प्लांट, वो उसके नेचुरल बायो हैबिटेट में उग रहा है। दिस प्लांट माइट सपोर्ट टू अदर प्लांट्स जो उसके आसपास उगता है, अगर वो बायोडाइवर्सिटी को भी तो हैम्पर कर देगा। इन अ नॉर्मल सिनेरियो क्या होगा कि ये जो प्लांट है इसके आसपास की बायोडाइवर्सिटी, इसमें कोई चिड़िया आके बैठेगी, कोई हनी बी आके बैठेगी, कोई बटरफ्लाई आके बैठेगी। नाउ दिस वुड इम्पैक्ट, अगर इसमें जेनेटिकली हमने पेस्ट रेजिस्टेंट तो कर दिया, व्हाट इफ द नियर बाय बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस प्लांट गेट्स इम्पैक्टेड। यहाँ पे ये जो प्लांट है ये इनका अगर एक्सटिंक्शन हो गया, जो चिड़िया इसको आके अगर खाएगी, इस पर बैठेगी, अगर उसका एक्सटिंक्शन हो गया, अगर जो बीज है उनका जो एक्सटिंक्शन हो गया, अगर उनका जो नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया उस प्लांट में आकर, सो व्हाट वी विल डू अबाउट दैट, दैट इज द ग्रेटर इशू कि हम नेचर के साथ छेड़खानी करेंगे, देयर वुड बी एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज तो होना ही है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आप उसके साथ छेड़ोगे, देयर वुड बी एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इट माइट बी एट अ स्मॉलर स्केल, इट माइट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑल्सो, वी डोंट नो। क्या ही पता ये शॉर्ट टर्म पे हमें अच्छा लग रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में इसका एडवर्सिटीज जो है हम बाद में पता चले। सो दीज आर दी वन ऑफ द इशूज। और क्या होगा, और फिर क्या होता है, इशू ऑफ म्यूटेशन भी है, म्यूटेशन भी है, इशू ऑफ रेजिस्टेंस से मेरे को आपको ये कॉन्सेप्ट बताना है कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस ओनली। हमने कल डिस्कस किया था, कल नहीं परसों के क्लास में वी डिस्कस दैट सिकल सेल जो है, क्योंकि एवोल्यूशन हुआ उनका, द सेल वाज शेप्ड लाइक दिस, रेड ब्लड सेल है, मलेरिया होता है, तो व्हाट बॉडी डिड दिस, वो एवोल्यूशन के थ्रू अब वो सिकल शेप में हो गया इस तरीके से। दिस इज द एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन। तो क्या सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन करते हैं, जो ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, दे ऑल्सो इवॉल्व। नाउ व्हाट विल हैपन इफ, पहले तो ये रेजिस्ट करके मर जाता था, ये पेस्ट जो है रेजिस्ट करके इट यूज टू डाई, बट व्हाट इफ नाउ कि इसमें ये जो कीड़ा है इसमें कोई एवोल्यूशनरी ट्रेट आ गया हो, नाउ इट कैन रेजिस्ट वो जो जीएम क्रॉप का जो था, नाउ व्हाट इफ इट कैन रेजिस्ट दैट ऑल्सो, अभी भी तो उसको पूरा फिनिश कर देगा, राइट। सो रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू देन, क्या हम फिर से एक बार उसके जेनेटिक्स में चेंज करेंगे? दिस इज द इशू, प्रेवलेंट इशू, जिसको अभी तक सरकार ने, देयर हैव बीन वेरियस इश्यूज जिसको हम अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए, इसीलिए ओनली बीटी कॉटन ही है जो अलाउड है अभी तक कमर्शियल यूज के लिए। कोई भी खाने वाला जो चीज़ है दैट इज नॉट अलाउड, ओके। और जीएम सॉय है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सॉय, उसको हम इंपोर्ट करते हैं फॉर फीडिंग आवर लाइफ स्टॉक। बाहर की कंट्रीज, यूएस में बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है वो यूज़ होता है, बट इंडिया में ओनली जीएम सॉय जो है वो हम लाइफ स्टॉक को फीड कराते हैं, और बीटी कॉटन है उसी को हम यूज़ करते हैं, ओके। और ये जो है जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसका एक और इशू है कि जो कंपनी उसको बनाती है, जैसे जो बीटी कॉटन की कंपनी है, वो क्या कर देती है कि टर्मिनेटिंग सीड्स बनाती है, टर्मिनेट कर देती है कि मतलब आप जैसे कॉटन है, कॉटन के अगर हम सीड्स को कहीं पे लगा दे तो वो कॉटन का पेड़ उगने लगेगा, बट बीटी कॉटन के साथ क्या है कि वो जो टर्मिनेटिंग सीड्स है, अगर वो एक बार ही अगर वो प्लांट उग जाएगा, उसका सीड्स को आप रीयूज नहीं कर सकते, दैट इज टर्मिनेटिंग सीड। तो ये टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है, टेक्नोलॉजिकल जो गैप है इंडिया और बाकी इस कंट्रीज में, उसको भी हमें देखना होगा कि एट व्हाट कॉस्ट वी आर गेटिंग दी टेक्नोलॉजी। सो दिस वाज रिगार्डिंग दैट। और अगर हम जीएम क्रॉप को अगर आप एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, क्योंकि दिस टॉपिक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो ये वाला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इसका जो है क्वेश्चंस जो है उसका फ्रीक्वेंसी जो है आने का, एवरी ईयर इफ यू विल सी एनी सिविल सर्विस का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, इट हैज़ बीन रीअकरिंग। सो आपको भी इसको याद रखना है। और जो है ये इसको जो अप्रूव कराती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड को जो क्रॉप्स को जो अप्रूव करती है, वो है जेनेटिकली engineered GEAC appraisal committee, that is GEAC. So the next news is Defense Acquisition Council gives nod to buy 12 Sukhoi 30 jets other military equipment. So let us understand what is the news. तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने क्या किया है कि 12 सुखोई जेट्स जो है
सुखोई जेट्स जो है उन्होंने रशिया से खरीदने का बात किया है। ऑफ व्हाट? ऑफ अमाउंट अराउंड 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ का जो है वो लोग अभी उनसे खरीदेंगे। फ्रॉम होम? रशिया। और असेंबल करेंगे। असेंबल कौन करेगा? असेंबली विल बी डन बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उसको असेंबल करेंगे। सो हम जो है अगर हम देखें ये जो है ऐसी जो गुड्स जो हम खरीदते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, दिस ऑब्वियसली लीड्स टू व्हाट? ट्रेड डेफिसिट। हम इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा कराते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं। बट वी नीड टू मेक श्योर आवर बाउंड्रीज आर सेफ। हम किसी से भी पीछे नहीं रह सकते। आवर बाउंड्रीज नीड टू बी सेफ बिकॉज हमारे जो एनिमीज़ है वो हमारे तीनों तरफ से हमें ढक के उन्होंने रखा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट the northern part of India is covered by our enemies, it's bordered by our enemies। तो we need to make sure that हम जो है वो militarily capable हो, हम जो है militarily capable हो। इसीलिए गवर्नमेंट्स, कितनी भी गवर्नमेंट्स आए या जाए, जो ऐसे डील्स है, जैसे हमने रफाल खरीदा किससे? फ्रांस से। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले INS महेंद्रगिरी जो है उसको भी लॉन्च किया। We made BrahMos with whom? We made BrahMos with Russia। तो ये सब जो है S-400 जो है, S-400 जो जेट्स है वो भी हम लोगों ने मंगवाया है। What? To make sure that we are not behind the, मतलब हम जो है we are prepared against our enemies। So this makes sure that even if we are facing trade deficit could be हम उसको जो है वापस we can track it back, हम वापस नॉर्मलसी में आ सकते हैं। बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आर बाउंड्रीज, लूज एट आर बाउंड्रीज। और आपने देखा ही होगा, कल भी न्यूज़ में आया था, अनंतनाग में 3 of our brave soldiers have martyred। वो उनका जो है वहाँ पे डेथ हो गया। सो व्हाट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर मिलिटरीली केपेबल टू गिव बैक आंसर टू दोज जो हमारे मिट्टी पे दे कम एंड दे अटैक ऑन अस। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी टीच देम अ गुड लेसन। सो ऐसे जो डील्स है वो हमें याद करना है कौन कौन सी कंट्रीज है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डैक के बारे में हमें जानना हो। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशंस। वो लोग जो है न्यू पॉलिसीज भी बनाती है और कैपिटल भी एक्विजिशन करते हैं। किसका? इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड्स का भी। ओके, सो आपको याद रखना है इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इन सब के ऊपर रूल कौन बनाता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। और इसके चेयरमैन कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो होंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो होंगे वही होंगे चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। ओके, और ये कब हुआ था? 1999 जो कारगिल का वार हुआ था उसके बाद जो है ये डिसीजन लिया गया कि वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ ए काउंसिल, जिसमें पेपर्स जो है, जो हम जो फाइल्स जो मूव कराते हैं कि हमें इनसे भी साइन करवाना, इनसे भी साइन करवाना, इनसे भी, फिर कभी कभी बीच में वो पेपर कहीं ना कहीं खो जाते हैं या फिर बहुत डिले हो जाता है। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट कि ये जो पेपर्स का जो मूवमेंट हो रहा है, जो पैसे एलोकेट करना हो, वो सब का जो मूवमेंट है वो बहुत फास्टर है, बहुत फास्ट हो, सो दैट वी डोंट लूज एनी मोर लाइव्स इन दी बैटल ग्राउंड। तो इसी के लिए आफ्टर कारगिल के बाद हमें पता चल गया कि वी आर लैकिंग ऑन दिस। हम जो कोऑर्डिनेशन जो हमें चाहिए हम उस पर लैक कर रहे हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट जो कोऑर्डिनेशन हो, कोई भी राइफल्स हमें अगर चाहिए, कोई भी मशीन गन्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, तो उसमें जो है कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं रहनी चाहिए। दैट्स वाई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वर्क्स ऑन दैट फ्रंट ओनली। और जो सारे जो उसके जितने भी चीफ ऑफ डिफेंस जितने भी है, आर्मी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इन सब के जितने भी हेड्स हैं वो सारे भी इसके मेंबर्स होते हैं। सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। जल जीवन मिशन रिमेन्स अ पाइप ड्रीम। तो जल जीवन मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर 2019 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर 2019 में आया था। दे डिसाइडेड व्हाट कि फंक्शनली हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस जो है, जो मतलब टैप कनेक्शन वो लगाएंगे एवरी हाउस, रूरल एरियाज में
हर घर में जल पहुंचाएंगे, हर घर को जल वाज दी मोटो, कि हर घर पे वो पानी पहुंचाएंगे। और क्या है कि वो कितना 55 लीटर व्हाट पर फैमिली, एक इंसान को 55 लीटर्स जो है वो पानी पहुंचाया जाएगा, एवरी पर पर्सन पर फैमिली, ये याद रखना, पर फैमिली को 55 लीटर्स नहीं, पर पर्सन पर फैमिली। अगर 5 मेंबर है तो उन सबको 55 लीटर्स पहुंचाया जाएगा। एंड व्हाट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम देखें इंडिया में तो बहुत लोग जो पानी का लेवल जो है बहुत ही ख़राब, पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही पुअर क्वालिटी है। और उससे क्या हो जाता है, लोगों को डायरिया जैसी बीमारी हो गया, टाइफॉइड हो गया, ये सब जो है, ये सब क्या है, गंदे पानी पीने का ही तो कारण है। ये सब बीमारी जो हो जाता है गंदे पानी को पीकर होता है। और ये सब क्या है, फिर मलेरिया, जैसे अगर गंदा पानी कहीं पे जमा हुआ है उसमें मच्छर आके बैठेंगे, मलेरिया होने का चांसेस होता है, और पेट दर्द पे ये सब जो है इश्यूज है वो गंदा पानी पीने की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है हर घर में पहुंचाने के लिए 2019 में ये हर घर को जल का जो है वो जो इनिशिएटिव है वो लिया गया था। बाय होम, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ऐसे है कि लेट अस रीड दिस पैराग्राफ। ओके, मैंने ये पैराग्राफ खास उठाया था। रेसिडेंट्स ऑफ अस्थाऊ, ए विलेज with 420 households, 420 हाउसहोल्ड है, ग्राइप that only half of the household has taps with no water actually flows through them। मतलब ये जो अस्थाऊ जो विलेज का जहाँ का मैंने ये केस लिया है उसमें क्या है कि पानी है ही नहीं, टैप तो है, टैप जो है 420 लोगों जो हाउसहोल्ड है उसमें ओनली हाफ, दैट इज 210 लोग जो फैमिलीज है उनके घर में ही टैप कनेक्शन है, बट टैप कनेक्शन से नो वाटर, देयर इज नो वाटर, पानी जो है वो आता नहीं है। और क्या है कि जो उधर के एक रेसिडेंट ने ये बोला है कि विदाउट अ सबमर्सिबल पाइप, अगर आप सबमर्सिबल जो पंप होता है जिससे पानी जो निकालते हैं, सबमर्सिबल पंप अगर आप लगा देते हैं तो पानी खींच के आ जाता है, सबमर्सिबल पंप जो है वो अगर हम नया लगाए तो पानी नहीं आता है लोगों के घर में। और सबमर्सिबल पंप जो है ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट, ओनली द रिच पीपल कुड अफोर्ड द सबमर्सिबल पाइप। तो उसमें क्या होता है कि विमेन जो है अब उन अगर हस्बैंड अगर बाहर चले जाए तो घर की जो वुमेन है उन्हीं को पानी वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। तो विमेन अभी भी क्या करती है, ग्राउंड वाटर हैंडपम्प जो है हैंडपम्प से अभी भी उसका इस्तेमाल करती है, और या तो फिर कहीं दूर कुएं वगैरह से पानी लेकर आती है। सो इवन दो वी हैव अचीव्ड हाफ 420 में अगर हम लोगों ने 210 घरों में भी पानी अगर पहुंचा दिया है, बट उन पानीज में उन टैप्स में पानी नहीं आता है, देयर इज़ नो कनेक्शन, देयर इज़ नो वाटर कनेक्शन। और क्या है कि किसी गांव में, दिस इज जस्ट वन ऑफ द केस स्टडी दैट आई टुक इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर डायरेक्टली, और उसमें और भी बहुत सारे गांव और बहुत सारे तालुकास का एग्जाम्पल दिया गया था जहाँ पे पानी का जो पाइपलाइन है वो नहीं बिछाया है लोगों के घर में। आप अगर टैप कहाँ से बिठाएंगे अगर आपके पास पानी का पाइपलाइन ना हो उस घर में। सो दिस इज द इशू प्रेवलेंट, और लोगों को अभी भी दूर से पानी लाना होता है, किसी कुएं से, किसी हैंडपम्प से, कहीं से नदी वगैरह से। तो सेम वो इशू जो है वो रिकरिंग इशू हो जाता है, लोगों को अभी भी बाहर जाके ही पानी जो है वो लेकर आना होता है। सो दिस इज द इशू, वी नीड टू हैव अ चेक, हमें चेक करना होगा कि अगर हम हर घर को जल की बात कर रहे हैं तो क्या वो पहुंच रहा है हर घर में। टैप कनेक्शन है तो पानी आ रहा है क्या, पानी आ रहा है तो किस क्वालिटी का पानी आ रहा है, पानी अगर आ रहा है तो किस क्वालिटी का पानी आ रहा है, पानी अगर आ रहा है अच्छी क्वालिटी में कितने देर आ रहा है, क्या सिर्फ 2 घंटे आ रहे हैं दिन में सिर्फ 2 घंटे आ रहा है, नो। सो हमें इसको ग्राउंड रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे उसको चेक करना होगा। वी नीड टू मेक श्योर अगर पानी का अगर हमें हर घर को जल पहुंचाना होगा, सो हमें इसको ग्रास रूट लेवल पे एक बार ज़रूर चेक करना होगा कि जो हमने टैप कनेक्शन वगैरह जो लगाया है वो क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। सो दिस वाज द न्यूज़ रिगार्डिंग हर घर को जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मैंने आपको बता दिया 2019 में लॉन्च हुआ था। 55 लीटर्स पर हेड पर डे, पर फैमिली पर फैमिली, और एक इंसान को 55 लीटर्स ऑफ वाटर मिलेगा पर फैमिली।
So last news for today is Finance Ministry notifies 35 benches of GST Appellate Tribunal. तो हमें पता है कि हमारे जो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ये सब क्या है, दे आर ओवरली बर्डनड, उनके ऊपर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है टू डिस्पोज ऑफ दी केसेस। तो वो लोग क्या हो जाते हैं, उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1976 में, और हम लोगों ने क्या किया, एक क्वाजाई जुडिशियल बॉडी बनाया, क्वाजाई जुडिशियल बॉडी, जिसमें ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है, ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है। सेक्शन जो है हम लोगों ने ये 323A और 323B को हमने ऐड किया 1976 जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल 76 जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो इसमें क्या है कि 323A, प्लीज रिमेंबर दिस, 323A टॉक्स अबाउट व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसमें अगर आपका कोई भी कमीशंस हो गया, किसी भी अगर आपको कलेक्टर वगैरह का कोई इशू है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके खिलाफ कंप्लेंट करानी है, कोई भी इशू रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में आप जाके कंप्लेंट करा सकते हैं। तो अगर आप देखें यूपीएससी का इस बार का जो सीसैट का क्वेश्चन पेपर हुआ, वो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास गया था। सो दे हैड मेड देयर वर्डिक्ट, वो अलग बात है, बट ऐसी कोई कमीशन वगैरह के खिलाफ अगर आपको करना है कंप्लेंट, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाना होगा। दिस इज 323A। और उसके अलावा जो कोई इश्यूज रहता है, जैसे आपको इलेक्शन वगैरह के इशू, नॉट इलेक्शन, टैक्सेशन वगैरह के जो इशू है, या फिर आपको ऐसे कुछ और इश्यूज जो है, अगर आपको उसके खिलाफ इशू करना है तो हमें जो है 323B के तहत हमें ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स के पास जाना होगा। सो उसी के रिगार्डिंग जो है हम लोगों ने बात, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया कि 31 मोर बेंचेस जो है वो लोग एस्टैब्लिश करेंगे। 31 मोर बेंचेस होने से क्या होगा कि अगर आप देखें, एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइब्यूनल है और बहुत सारे स्टेट्स में है वो ट्राइब्यूनल नहीं। अब अगर किसी को अगर अरुणाचल प्रदेश से कंप्लेंट करना हो किसी भी रिगार्डिंग टैक्स उन्होंने फाइल किया और कुछ इशू हो गया, तो उनको अगर कहीं पे कंप्लेंट करना हो तो उनको क्या दिल्ली आना पड़ेगा एक कंप्लेंट फाइल कराने, नहीं ना। सो वी नीड टू मेक श्योर कि ऐसे जो ये ट्राइब्यूनल्स लाए क्यों गए तो जो जस्टिस हो, डिलीवरी ऑफ जस्टिस वो बहुत जल्दी हो, स्पीडी जस्टिस हो। तो ये स्पीडी जस्टिस मिलने के लिए क्या उनको दिल्ली आना पड़ेगा या कोई बड़े शहर मुंबई जाना होगा। सो ऐसे इसी चीज़ को, इशू को रिजॉल्व करने के लिए 31 बेंचेस जो है सेटअप किया गया है। सो अगर हम लोग ट्राइब्यूनल का अगर हम देखें तो क्या है, सेक्शन 109 ऑफ CGST एक्ट 2017 के तहत में इसको एक बनाया गया है, ट्राइब्यूनल बनाया गया है। सेक्शन 109 ऑफ व्हाट, CGST एक्ट 2017 के तहत में जो ट्राइब्यूनल्स वो सेटअप किया गया है, रिलेटेड टू व्हाट, जीएसटी लॉस के रिलेटेड वो केसेस की सुनवाई करेंगे एंड दे वुड डिस्पोज दी केसेस। प्रिंसिपल बेंच जो है वो नई दिल्ली में सेटअप किया गया है और हर स्टेट में एक एक बेंचेस जो होगा वो डिसाइड किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में एक बेंच डिसाइड किया गया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक बेंच होगा, दैट वाज रिटन इन द न्यूज़। और जो सिविल प्रोसीजर कोड है CRPC के अंदर, CRPC 1908 के अंदर जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास पावर्स होगा। CRPC एक्ट के अंदर जितना भी इश्यूज है वो जो है उस पर वो कन्विक्शन करेगी। जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है दे वुड वर्क अंडर दी सिविल प्रोसीजर, नॉट CRPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर वो अंडर वो वर्क करेगी। एंड द ट्राइब्यूनल वुड बी हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या फिर चीफ जस्टिस होंगे किसी भी हाई कोर्ट के। सो दिस वॉज द न्यूज। और प्लीज रिमेंबर आई वॉज मिस्टेकन कि CRPC है, दैट इज नॉट CRPC। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर CPC, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर 1908 के अंदर वो जो है सुनवाई करेंगे। सो दिस इज ब्रिंग अस टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज कैप्सूल। सो इफ यू हैव लाइक दिस, प्लीज गिव अ thumbs up and please join the YouTube channel also, and please join the Telegram link. The link will be provided below and I will see you in the next time. Thank you.